रुक करेंगे खबरों की तरफ। वाराणसी से खबर है जहां पर चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं। काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। डिप्टी सीएम केशव मौर्य मीटिंग में मौजूद हैं। मंत्री एमएलसी और विधायक मीटिंग में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद है। बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक में मौजूद हैं। काशी क्षेत्र के पदाधिकारी की ये मीटिंग है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मीटिंग में मौजूद है। मंत्री मौजूद है, एमएलसी मौजूद हैं और इस विधायक आपको बता दें इस मीटिंग में विधायक भी मौजूद है। तो तमाम बड़े पदाधिकारी, मंत्री, एमएलसी, विधायक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काशी क्षेत्र के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर कि 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। फैसले लिए जाएंगे, रणनीति बनाई जाएगी, जिसको देखते हुए ये बैठक बेहद खास है। तो वाराणसी में बीजेपी की ये बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वाराणसी में चुनावों को देखते हुए इस बैठक का नेतृत्व करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद हैं। तमाम बड़े यहाँ पर पदाधिकारी काशी क्षेत्र के और इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री, एमएलसी और विधायक भी बैठक में मौजूद हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 2 बजे काशी क्षेत्र के सांसदों, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4:45 पर प्रयागराज महानगर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 1 मार्च को सुबह 9 बजे बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे बूथ पर समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुबह का जलपान करेंगे और सुबह 11 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो काशी क्षेत्र के आईटी और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही काशी क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों एवं मंडल प्रभारियों की बैठक को भी संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो ये तमाम कार्यक्रम हैं जो हमने आपको बताए हैं सिलसिलेवार तरीके से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के तो वाराणसी पहुंच चुके हैं। बैठक की जा रही है, बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तो संवाददाता आकाश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे हुए हैं, बैठक की जा रही है, क्या कुछ खास जानकारी? जी बिल्कुल, लगभग 1 घंटे पहले से ये बैठक चल रही है। बैठक लगातार वहाँ के पदाधिकारी और बड़े सांसद और विधायक से लेके पार्षद तक की ये बैठक है। यानी कि ये रणनीति पंचायत चुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, खाका तैयार करके, ताकि भैया 22 में और पंचायत चुनाव में एक जीत हासिल की जाए। आपको बता दें कि जेपी नड्डा अभी तो बाबतपुर हरौआ के पास ये गोकुल धाम में मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद रोहनिया जाएंगे, जहाँ पार्टी कार्यालय है, वहाँ उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ प्रयागराज महानगर स्थित कार्यालय, उसका भी वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि चौधरी लान यानी कि लंका पास चौधरी लान है, वहाँ बूथ स्तर के लोगों से बैठक करेंगे। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि पंचायत चुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक राजनीति, एक खाका तैयार किया जा रहा है, ताकि एक बड़ी जीत हासिल किया जा सके। बिल्कुल। और ये जो बैठक चल रही है, कितनी देर तक ये बैठक चलेगी आकाश? अभी तक तो 1 घंटे पहले चल रहा है, लगभग अभी 2 घंटे और ये बैठक की बताई जा रही है। सूत्रों का खबर आ रही है, क्योंकि अंदर से वो भी बात आ रही है कि जो जहां ग्रामीण अंचल में जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कमजोर है, उनकी भी छटनी की जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बड़ी। जी बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से अभी आपने कहा, क्योंकि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से जाकर मुलाकात करने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो ये बात तो तय है कि 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर कोई भी कमी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती अपनी तरफ से, चाहे जमीनी तौर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने की बात हो या फिर अगर उच्च स्तर की बात करें वहां पर अधिकारियों को टाइट करने की बात हो। इसीलिए हमने बताया छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी तक बात है। सांसद, विधायक, मेयर
उसके साथ पार्षद, बूथ कार्यकर्ता, इतने लोग को एक साथ मॉनिटरिंग करना कहीं ना कहीं संदेश एक बड़ा जाता है। यानी कुल मिलाकर साफ है कि पंचायत चुनाव 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की एक रणनीति है, क्योंकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, इसलिए से यहाँ पे एक कील भी गिरे तो इसकी आवाज ठीक लखनऊ या दिल्ली तक जाती है। ये रणनीति तैयार की जा रही है। और आपको बता दें कि पूर्वांचल में दौरा 3 दिन से अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के महासचिव का दौरा था। तो कुल मिला के बनारस की आबोहवा कुछ बदलने वाली थी। और उसके ठीक अभी बैनर पोस्टर अखिलेश यादव का और प्रियंका गांधी वाड्रा का उतरा भी नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े शहरों का पोस्टर फिर से बनारस में लगा। या कुल कहा जा सकता है कि भगवा यानी एयरपोर्ट से लेके गंगा घाट तक पूरे भगवा रंग से बनारस को बना दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद है, उनके बारे में क्या जानकारी? क्या इस बैठक के बाद वो निकल जाएंगे या फिर वाराणसी में साथ में ही रहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बाद रोहनिया जाएंगे, रोहनिया के बाद अपने अपने लखनऊ निकल जाएंगे। हालांकि अभी क्लियर नहीं है लखनऊ जाएंगे कि आगे जो कार्यक्रम है, क्योंकि अभी उनका प्रोटोकॉल खुल कर नहीं सामने आया है। मीडिया के पास अपनी प्रोटोकॉल केवल रोहनिया तक है, उसके बाद आगे का कार्यक्रम खुद सूत्रों के हवाले से मिलती रहेगी, तो हमारी जानकारी दर्शकों को मिलता रहेगा। जी चलिए आकाश, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ से खबर है, जहां पर किसान महासभा का आयोजन थोड़ी देर में मेरठ पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे इस महापंचायत को। संजय सिंह और भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का दौर जारी है, अब इस महापंचायत के दौर में आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से कूद चुकी है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। तो मेरठ में किसान महासभा का आयोजन किया गया है। थोड़ी ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस महापंचायत में शामिल हो जाएंगे और साथ ही किसानों को संबोधित करेंगे। हालांकि शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी किसानों के साथ में होने का दावा कर रही है और थोड़े ही दिन पहले दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों को मिलने भी बुलाया था, किसान नेताओं को मिलने बुलाया था। और जिस तरीके से किसानों की मांग है तीनों ही कानूनों को रद्द करने को लेकर और साथ ही एमएसपी पर कानून को लेकर, उसके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी और वो खुद खड़े हुए हैं। तो अब ये मेरठ में एक तरीके से कह सकते हैं कि किसानों के जरिए ये जो महापंचायत जिसमें आज शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संबोधित करेंगे, तो किसानों के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने की कोशिश और इसके साथ ही अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश। तो तमाम विपक्षी दल कोशिश कर रहे हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव किसानों के जरिए अपने पाले में, अपने पक्ष में कर लिया जाए। चाहे बात यहाँ पर लोकदल की हो या बात यहाँ पर कांग्रेस की हो या बात यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी की हो। तो बता दें आपको कि इस महापंचायत में संजय सिंह और भगवंत मान भी मौजूद रहने वाले हैं। अधिक से अधिक संख्या में आए और दिल्ली के तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ में पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही महापंचायत को संबोधित करेंगे। तो बेहद खास उनका ये दौरा मेरठ का, जहां पर वो महापंचायत में शामिल होंगे, क्योंकि किसानों को साधने की कोशिश और किसानों के जरिए 2022 के विधानसभा चुनावों को साधने की कोशिश। तो मेरठ से ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ के शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। के क्या कुछ जानकारी, क्या कहा जा रहा है, कितनी देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ में महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं? करीब आधा से 1 घंटे के बीच में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर नेशनल हाईवे पे खड़े हैं अंदर, क्योंकि रात में चल रही है, शोर है, आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेला का रेला टोलियां पहुंच रही है, क्योंकि यही पहला काम है जिसके जरिए यूपी में बताया जा सकता कि पार्टी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने वाली है, बीजेपी को चुनौती देने वाली है। अभी तक अगर हम बात करें तो बीजेपी को चुनौती देने के लिए पार्टी बसपा की और नाम लेने के लिए कांग्रेस भी थी। अब आपकी ये ओपनिंग है, आपकी ये ओपनिंग है, आपकी इस ओपनिंग में
ये लोग धमाकेदार शुरुआत करना चाहते हैं। ये आप देखिए कि ये पूरा नेशनल हाईवे धीरे धीरे जाम होता जा, ट्रेन यहाँ पर खड़ी है और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे यहाँ पर आपके कार्यकर्ता पहुंच रहे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेस की भी रैली में यहाँ पर शामिल होते हैं, रालोद की रैली में भी शामिल होते हैं, लेकिन किसान महापंचायत के नाम पर ये लोग यहाँ पर शामिल हुए। मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे जानते हैं। बताइए ये रैली कैसी है, क्या किसानों के लिए क्या अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए, अनाउंसमेंट तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, लेकिन जो किसान की बात आज देश में कर रहे हैं वो सब किसान हितैषी हैं और हमारा सहयोग उनके प्रति है। इस किसान रैली में ये संदेश देने की बात होगी कि किसान हर उस व्यक्ति के साथ है जो किसान के पक्ष में आज खड़ा है। इन विषम परिस्थितियों में केजरीवाल जी ने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों की जो मदद की है उसके प्रति कृतज्ञता रखते हुए आज किसान उनके पक्ष में पहुंचे। जी हाँ, तो मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अंदर वहाँ पे रागनी चल रही है किसानों का, ये आप देख रहे हैं न्यूज 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली। और आप देखिए कि खुद आपके जितने भी कार्यकर्ता ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, यहाँ पुलिस के साथ मिलकर यहाँ इसके पसीने छूट रहे हैं, लेकिन राकेश जी किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं? सर बहुत थोड़ा हो रहा है, जो भीड़ बहुत आ रही है सर। भीड़ बहुत आ रही है। हाँ सर, अंदर तो बात भी मान रही है, नहीं मान रही है? बिल्कुल मान रहे सर, जो भी आ रहे मैंने जैसे आपको बताया ना, के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि इसी के जरिए बताने की कोशिश करी जाएगी कि आपका अस्तित्व लखनऊ में उत्तर है या नहीं है। आप देखिए हर उम्र के लोग हैं, क्यों इस रैली में बहुत परेशान हो रहे हैं मोदी सरकार से। परेशान हो रहे, ऐसी तो कोई बात नहीं करी आपने, तो सरकार में लाए थे। जी हाँ, मैं चल रहा हूँ व्यवस्था को लेकर। यहाँ पर व्यवस्था की तो हमारे साथ कुछ लोग रालोद की पगड़ी लगा के भी यहाँ पर। मैं विष्णु पंडित हूँ, मैं किसान नेता हूँ। इस देश में जय जवान जय किसान का नारा क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जय जवान जय को लड़ाने का काम किया। इन दुष्टों को सुनना है कुछ और। आप ये देखिए सब हम न्यूज 1 इंडिया एक्सक्लूसिवली इस रैला को दिखा रहे हैं कि कैसे ये लोग ये रैला धीरे धीरे आते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ आप देख रहे हैं पुलिस भी है, पुलिस बैठी भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको वीआईपी गेट दिखाता हूँ, ये वीआईपी गेट है, यहाँ पर एंट्री बंद है। केवल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी लोग हैं, संजय सिंह, वो सब इस रास्ते से जाएंगे। यहाँ पर पुलिस पहुंच चुके। मैं आपको पहले बता दूं 3 थानों की पुलिस पीएसपी यहाँ पर सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये एक इवेंट है आपके लिए। इवेंट की बातें कल होती है, पार्टियों की और जलसों की बात नहीं होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी धमक दिखाने के लिए आपको इससे बेहतर स्थान नहीं मिल सकता है। 8,000 की कैपेसिटी है, 3600 वर्ग फुट जगह है, 3 थानों की पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वॉलंटियर, मुख्यमंत्री का इंतजाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए हुए हैं। आसपास के लोगों से आपने बात करी तो एक चीज जो दिखाई दी साफ वो ये है कि सभी के सभी बीजेपी के विरोध में है, इसी वजह से कि कोई भी पार्टी, विपक्ष की कोई भी पार्टी अगर इन लोगों के बीच में पहुंच रही है तो वो इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। श्रीनगर से खबर है जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर और लाठियां मौके पर। आपको बता दें कि पत्थर और लाठियां चली, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला, पुलिस पर भी हमला किया गया। दशहरा हनुमान चौक का ये पूरा मामला है। तो जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट इस हद तक बढ़ गई कि आपस में खूब लाठी डंडे, ईंट पत्थर भी चले। तो ये तस्वीरें उसी झड़प की, और साथ ही यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि भीड़ उल्टा पुलिस पर हमला करने पर आमादा हो गई, यानी कि पुलिस को भी नहीं बख्शा और हमला किया गया पुलिस पर। तो ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ये पुलिस स्थिति को संभालने के लिए, मोर्चा संभालने के लिए वहाँ पर पहुंची, लेकिन उल्टा पुलिस को इस भीड़ का शिकार होना पड़ा, इस भीड़ के उपद्रव का शिकार होना पड़ा।
तो जमीनी विवाद को लेकर ये दो पक्ष आपस में भिड़ पड़े। काफी संख्या में ये लोग हैं और लाठी डंडे ईंट पत्थर एक दूसरे के ऊपर बरसाए गए। ना सिर्फ आदमी बल्कि औरतें भी इसमें दिखाई दी, मारपीट करते हुए, लाठी डंडे चलाते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन विवाद को लेकर ये झड़प हुई। हालांकि सवाल हर तरह से उठते हैं कि आखिर इस तरह से विवाद क्यों बढ़ गया जमीनी विवाद को लेकर, और अगर बड़ा मौके पर पुलिस पहुंची तो आखिर पुलिस में कोई डर और पुलिस को लेकर कोई डर और खौफ भीड़ में क्यों नहीं दिखाई दिया। उल्टा पुलिस पर हमला करने लग गए ये लोग, ये भीड़। तो सवाल कई उठते हैं कि कानून का खौफ लोगों में क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है, आखिर पुलिस इस डर को जगाने में कामयाब क्यों नहीं है। हालांकि हमारी बात यहाँ पर एसपी से भी हुई, जिन्होंने ये बात कही कि उन तमाम लोगों पर, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब कानून के रखवाले सामने खड़े हुए हैं तब भी इस उपद्रवी भीड़ में कोई डर और कोई खौफ क्यों नहीं दिखाई देता है। लखनऊ से खबर है, जहां पर यूपी में सेवा योजन पोर्टल के जरिए होंगी अब आउटसोर्सिंग और संविदा भर्तियां। आउटसोर्सिंग कंपनियों को सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर कंपनियों का जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। यूपी के सभी बेरोजगारों को सेवा योजन पोर्टल पर पंजीयन कराना अब आवश्यक हो गया है। तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन फोन के जरिए बेरोजगारों से फीडबैक लेगी। कामगारों, श्रमिकों और मजदूरों को नवीनीकरण के लिए भी मैसेजेस भेजे जाएंगे। यूपी में सेवा योजन पोर्टल के जरिए अब आउटसोर्सिंग और संविदा भर्तियां की जाएंगी, जिसको लेकर मैसेजेस के जरिए जानकारी भी दी जाएगी। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर एसडीएम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की है। लिंग परीक्षण की आशंका में 5 अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई है। अचानक हुई छापेमारी से अल्ट्रासाउंड संचालकों में हड़कंप मच गया। एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में गड़बड़ी मिली। एसडीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज नगर का ये मामला है। तो फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर छापेमारी की गई लिंग परीक्षण की आशंका की वजह से, और वहीं पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में गड़बड़ी भी मिली। तो एसडीएम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाकर छापेमारी की। लिंग परीक्षण की आशंका में 5 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की। अचानक हुई छापेमारी से अल्ट्रासाउंड संचालकों में हड़कंप मच गया। एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में गड़बड़ी मिली और एसडीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज नगर का ये पूरा मामला है। तो एसडीएम ने ये कार्रवाई की है, छापेमारी की। 5 अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई। लिंग परीक्षण की आशंका को देखते हुए ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में गड़बड़ी भी पाई गई, जिसको लेकर निर्देश के यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं जांच के। और फर्रुखाबाद के कायमगंज नगर का ये पूरा मामला है। फॉर्म ऐप और रजिस्टर वो मेंटेन करते हैं। नहीं सर, वो ऑनलाइन। महाराजगंज से खबर है, जहां पर बेखौफ युवक ने नशे में लहराया देसी कट्टा। नशे में युवक ने महिला के साथ बदसलूकी की। युवक का कट्टा लहराते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। युवक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है पुलिस। श्याम देउरवा थाना क्षेत्र के पिपरा खादर का ये मामला है। तो युवक का कट्टा लहराते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराजगंज से खबर है, बेखौफ युवक ने नशे में लहराया देसी कट्टा। नशे में युवक ने महिला के साथ बदसलूकी की। युवक का कट्टा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तो युवक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है पुलिस। श्याम देउरवा थाना क्षेत्र के पिपरा खादर का ये मामला। तो महाराजगंज से ये तस्वीरें, जहां पर बेखौफ युवक ने नशे में लहराया देसी कट्टा और नशे में युवक ने महिला के साथ बदसलूकी भी की। युवक का कट्टा लहराते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। युवक की गिरफ्तारी को लेकर दबिश भी दे रही है पुलिस। तो श्याम देउरवा थाना क्षेत्र के पिपरा खादर का ये पूरा मामला।
देखिए, श्यामदेवरवा थाने में पिपरा खादर गांव में एक तीरथ निषाद नाम का आदमी है जो शराब के नशे में उसने लोगों से गाली गलौज की और जब लोगों ने विरोध किया तो तमंचा आदि लहराया है। इसका वीडियो भी एक आप लोगों के पास गया है और मैंने भी देखा है। इस पर तत्काल प्रभाव से गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, अभी भागा हुआ है, जल्दी ही इसकी अरेस्ट करके इसको जेल भेजा जाएगा। लखनऊ से खबर है जहां पर बढ़ती कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। तो बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट है। रेलवे स्टेशन चारबाग बस स्टेशन चारबाग सुरक्षा बढ़ाई गई है। अवध बस स्टेशन समेत कई जगहों पर टेस्टिंग की जा रही है। कोविड-19 को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। का संक्रमण जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन चारबाग बस स्टेशन अवध बस स्टेशन समेत कई जगहों पर टेस्टिंग की जा रही है। कोविड-19 को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। तो नीलेश चौहान संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, कोरोना संक्रमण जिस तरीके से एक बार दोबारा पैर पसारने लगा है, तो ऐसे में लगातार सरकार भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपनी तरफ से अभियान चला रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगातार कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो गिर रहा है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अगर पिछले साल की हम बात करें तो इसी समय कोरोना का जो प्रकोप है वो उत्तर प्रदेश में पहुंचा था। उसको देखते हुए एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही। खासतौर पर उन लोगों का तत्काल जो है टेस्ट किया जाता है जो बाहर दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से आ रहे हो, हरियाणा से आ रहे हो या मुंबई से आ रहे हो, क्योंकि इन तीनों प्रदेशों में लगातार देखा जा रहा है कि वहां अभी भी कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं। पुणे की बात करें तो पुणे में रात में जो है लोगों को निकलने से मना भी किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और शासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैले ना, उसको किस तरीके से रोका जाए, उसकी तमाम तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और नगर निगम के द्वारा की गई हैं। उसी के तहत आज चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग बस स्टैंड और कैसरबाग बस स्टैंड, उसके अलावा जो दूसरे छोटे बस अड्डे हैं, वहां पर एक टीम को तैनात किया गया है जो आने जाने वाले लोगों की कोविड-19 की टेस्टिंग करती है। उसके अलावा उनकी ड्यूटी है, अगर उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा तो तत्काल प्रभाव से उसको जो है होम आइसोलेट किया जाएगा या फिर जो कोविड-19 वार्ड बनाए गए हैं वहां उनको भर्ती किया जाएगा। तो पूरी सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि होली का समय भी नजदीक है। पिछली बार भी देखा गया था कि होली के बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ा था। इस बार शासन अलर्ट है, वैक्सीन आ चुकी है, तो पूरी तरीके से कोरोना वायरस को निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर है, जिला प्रशासन तत्पर। नीलेश, ये जो चेकिंग्स चल रही है, ये जो टेस्टिंग चल रही है, ये टेस्टिंग्स क्या रेंडमली हो रही है या फिर कोई इस तरीके से बूथ बनाया हुआ है कि वह जितने भी तमाम लोग निकलते हैं इन स्टेशन से, बस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, उनकी चेकिंग वहां पर जाना उनको अनिवार्य ही है, उनकी टेस्टिंग होना अनिवार्य है, या फिर रेंडमली सब कुछ हो रहा है? क्या क्या प्रोसेस अपनाया जा रहा है? बिल्कुल बता दें कि बाहर प्रदेशों से आने वाले लोग, बाहर चाहे वो बस से आते हो या ट्रेन से आते हो, उन लोगों में कोई वायरस का खतरा तो नहीं है, उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। उसको लेकर ये विशेष सतर्कता की जा रही है। हर किसी को उस दौर से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो सामान्य नागरिक हो या फिर वीआईपी नागरिक हो, उनको उस टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ताकि जो दूसरे लोग उनके संपर्क में आने वाले हों वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। इस लिहाज से ये अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार खुद इन तमाम जगहों पर जाते हैं, जायजा लेते हैं और जो उचित दिशा निर्देश होते हैं वो जारी करते हैं। उसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या डीजी हेल्थ की बात करें, तो ये लगातार इस पूरे प्रकरण पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में कोरोना का दोबारा जो है ग्राफ बढ़ाना नहीं चाहिए। उसके लिए जहां जहां पर जरूरी टेस्ट की प्रक्रिया है उसको कराया जाए। और गली मोहल्ले में भी देखा गया है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें जा रही हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी जानकारी एकत्रित करती हैं, उनका टेस्ट करती हैं और एक सीमित समय में उनके टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, जिसके बाद वो रिपोर्ट जो रोगी होता है या फिर जो जिसका टेस्ट किया जाता है उसको दिया जाता है। अगर उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है
तो उसको वार्ड में भर्ती कराने के निर्देश भी जारी किए जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।